नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये है नेपोलियन हिल की जो क्लासिक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसका एक विस्तृत हिंदी रिव्यू। इस किताब को अक्सर व्यक्तिगत सफलता की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। कुछ लोग तो इसे उस क्षेत्र की बाइबल भी कहते हैं। बिल्कुल। ये किताब पहली बार 1937 में आई थी। जी हाँ। और ये कोई रातों रात लिखा गया ज्ञान नहीं है। हिल ने ऐसा कहते हैं 20-25 साल लगाए। काफी लंबा समय। हाँ, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे अपने समय के 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया, इंटरव्यू लिए, ताकि उनकी सफलता के पीछे जो साझा सिद्धांत है उनको समझ सकें। सही, एक गहरा शोध था ये। और इस हिंदी रिव्यू के मुताबिक किताब का जो केंद्रीय संदेश है, जो निचोड़ निकल कर आता है, वो बिल्कुल साफ है। आपकी सोच, आपके विश्वास, आपके अंदर की दुनिया ही आपकी बाहरी सफलता और समृद्धि का खाका तैयार करती है। मतलब माइंडसेट इज एवरीथिंग, ये वाली बात। हाँ बिल्कुल। तो आज इस स्रोत को खंगालने का हमारा मिशन यही है कि इस रिव्यू में बताए गए मुख्य सिद्धांतों को समझें, सबको को देखें और इसका नजरिया क्या है वो भी समझें। देखना है कि ये समीक्षा इस पुरानी किताब को आज के दौर में कैसे देखती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि करीब एक सदी पुरानी होने के बावजूद ये किताब और फिर उस पर ये समीक्षा आज भी लोगों को इतना क्यों आकर्षित करती है। लगता है इसकी जड़ें मानसिकता की शक्ति में है और उसे अपनी मर्जी से ढालने की जो तकनीकें हैं उनमें ये रिव्यू इस पर काफी रोशनी डालता है। हाँ, इस विश्लेषण के अनुसार हिल ने सफलता के 13 कदम बताए हैं, या सिद्धांत कह लीजिए। और शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से, लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली भी। वो है डिजायर, यानी इच्छा। इच्छा। यहाँ बात सिर्फ किसी चीज को पाने की हल्की फुल्की चाहत की नहीं है। समीक्षा इस पर जोर देती है कि ये एक तीव्र, एक धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए, एक जुनून, लक्ष्य जुड़ा हो। आपको ठीक ठीक पता हो कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य की स्पष्टता। हाँ, और उसे पाने की जबरदस्त अटूट इच्छा। समीक्षा शायद कहती भी है, सफलता का बीज एक जलती हुई चाहत में ही बोया जाता है। और ये जलती हुई इच्छा तब तक कह सकते हैं अधूरी है जब तक उसमें फेथ यानी आस्था का तत्व न जुड़े। मतलब खुद पर विश्वास, हाँ। अपनी क्षमताओं पर विश्वास, और ये विश्वास कि हाँ, मैं अपना लक्ष्य पा सकता हूँ। सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। सही, विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जी। इस समीक्षा में ऑटो सजेशन यानी स्व सुझाव की तकनीक का खास जिक्र मिलता है। इसका मतलब है अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक बातें कहना, अपने लक्ष्यों की याद दिलाना। अच्छा, जैसे एफर्मेशंस होते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। समीक्षा इसे एक तरह की मानसिक प्रोग्रामिंग के तौर पर देखती है, जहां आप अपने गहरे मन को अपने लक्ष्य की दिशा में साधते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये अवचेतन मन जो है वो हमारे सचेत विचारों और असल कर्मों के बीच एक पुल जैसा है। जहाँ तर्क ज्यादा काम नहीं करता, वहाँ ये असर डालता है। सही कहा। इसके बाद जो सिद्धांत आता है वो भी बहुत प्रैक्टिकल लगता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। ये विश्लेषण इस बात पर उंगली रखता है कि दुनिया भर की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने से बेहतर है किसी एक खास क्षेत्र में गहरा विशेष ज्ञान हासिल करना। हाँ, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली बात यहाँ लागू नहीं होती। बिल्कुल, मास्टर ऑफ वन बनना ज्यादा फायदेमंद है। और ज्ञान हासिल करने की ये प्रक्रिया, ये रिव्यू कहता है, कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सीखते रहना। हाँ, सीखते रहना, खुद को अपडेट करते रहना सफलता के लिए जरूरी है, ऐसा ये समीक्षा मानती है। सही है। अब यहाँ से बात वाकई में और ज्यादा दिलचस्प होती है। अगले 2 सिद्धांत हैं, इमेजिनेशन यानी कल्पना, कल्पना, और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। जी। इस स्रोत के मुताबिक हर महान उपलब्धि की शुरुआत कहाँ से होती है? एक विचार से, एक कल्पना से। सही। आइडिया इज द सीड। हाँ। नए आइडिया, नई संभावनाएं, ये सब कल्पना की उपज है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कल्पना के घोड़े दौड़ाना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कल्पना को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस व्यवस्थित योजना चाहिए, प्लान चाहिए। हाँ, एक प्रॉपर प्लान। और फिर उस योजना पर लगातार बिना रुके काम करना होगा, एक्शन लेना होगा। समीक्षा में शायद ये साफ शब्दों में लिखा भी है, कर्म ही कल्पना को यथार्थ में बदलता है। बिना एक्शन के तो सबसे शानदार विचार भी वो धूल फांकते रह जाते हैं। बिल्कुल।
और इसी एक्शन से जुड़ा हुआ है अगला सिद्धांत, डिसीजन, यानी निर्णय लेने की क्षमता। ये विश्लेषण इस बात को रेखांकित करता है कि सफल लोग आमतौर पर जल्दी फैसले लेते हैं। अच्छा, जल्दी? हाँ, और दृढ़ता से लेते हैं, और एक बार फैसला लेने के बाद उस पर टिके रहते हैं, बदलते नहीं बार बार। इसके विपरीत टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं। हाँ, आजकल बहुत कॉमन है ये। हाँ, और अनिर्णय मतलब फैसला ना ले पाना, इनको असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक गिनाया गया है। समीक्षा शायद इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि हम दिन भर में कितने ही छोटे बड़े निर्णय टाल देते हैं, और ये आदत कैसे धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देती है। दृढ़ निश्चय की कमी ये अक्सर हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। और जब आप फैसला ले लेते हैं, योजना बना लेते हैं, तो अगला इम्तिहान आता है परसिस्टेंस का, लगन। शायद ये सबसे कठिन सिद्धांतों में से एक है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ बहुत लोग चूक जाते हैं, कर हार मान लेते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के पास आकर। हाँ, शायद तब जब बस एक और कोशिश की जरूरत होती है। ये लगन ही है जो अस्थायी हार को स्थायी सफलता में बदलने की ताकत रखती है। सोचकर देखिए, अगर एडिसन कुछ 100 प्रयासों के बाद हार मान लेते तो बल्ब का क्या होता? सही उदाहरण है। हाँ, ये तो वही व्यक्तिगत दृढ़ता की बात। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, जैसे कि ये समीक्षा करती है, तो मास्टरमाइंड यानी सहयोगी समूह का सिद्धांत सामने आता है। मास्टरमाइंड ग्रुप, हाँ। ये सिर्फ नेटवर्किंग या दोस्त बनाने के बारे में नहीं है। समीक्षा इसे ज्यादा गहरे स्तर पर देखती है। अच्छा। यहाँ विचार ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक तालमेल में काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य ज्यादा शक्तिशाली मास्टर बुद्धि पैदा होती है। दिलचस्प है ये। हाँ, ये सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव इंटेलिजेंस का उपयोग करने जैसा है। समीक्षा बताती है कि कैसे कार्नेगी और फोर्ड जैसे लोगों ने इस सिद्धांत का भरपूर इस्तेमाल किया। आज के दौर में जहां सहयोग और टीम वर्क पर इतना जोर है, ये सिद्धांत तो और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। इसके अलावा समीक्षा कुछ और उन्नत या शायद थोड़े गूढ़ लगने वाले सिद्धांतों का भी जिक्र करती है, जैसे द सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, अवचेतन मन की, जिस पर हमने स्वसुझाव के संदर्भ में थोड़ी बात की जी। फिर द ब्रेन, मस्तिष्क को एक तरह के प्रसारण और ग्रहण स्टेशन की तरह बताया गया है। ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन। हाँ, जो विचारों को भेजता है और ग्रहण करता है। और अंत में द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, जिसे एक तरह की अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन या रचनात्मक कल्पना कहा जा सकता है। इंट्यूशन। समीक्षा के अनुसार ये छठी इंद्रिय अनुभव से, गहरे ज्ञान से और सकारात्मक मानसिक ऊर्जा के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। ये सिद्धांत शायद हमें याद दिलाते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी कर्मों का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक मानसिक अवस्थाओं और ऊर्जाओं से भी गहराई से जुड़ी है। और इन सभी सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी चट्टान खड़ी होती है, उस पर यह समीक्षा बहुत गंभीरता से बात करती है। वो है फियर पर काबू पाना, डर। डर, हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, इसे असफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। समीक्षा शायद 6 बुनियादी डरों का जिक्र करती है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत या बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये तो काफी बुनियादी डर है। हाँ, और इनमें से कई डर, जैसे आलोचना का डर या अस्वीकृति का डर, हमें बड़े कदम उठाने से रोकते हैं, जोखिम लेने से रोकते हैं। सही कहा, लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल। समीक्षा का तर्क है कि जब तक व्यक्ति इन डरों को पहचान कर, उनका सामना कर, उन पर विजय हासिल नहीं करता, तब तक सच्ची मानसिक और भौतिक समृद्धि पाना मुश्किल है। यह हमें अपने अंदर झांकने और ये पूछने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने छिपे हुए डर कौन से हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब इस समीक्षा को पढ़ने और समझने के बाद मुख्य सबक क्या हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? पहली बात तो साफ है, एक स्पष्ट, शायद लिखा हुआ लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। हाँ, लक्ष्य की स्पष्टता। आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। दूसरी बात, उस लक्ष्य के प्रति अटूट आस्था और सकारात्मक सोच बनाए रखना। विश्वास। तीसरा, सिर्फ सोचना या चाहना काफी नहीं, योजना बनाना और उस पर लगातार दृढ़ता से काम करना, मतलब लगन दिखाना। एक्शन और परसिस्टेंस। हाँ। चौथा, अकेले चलने के बजाय समान विचारधारा वाले लोगों का एक सहयोगी समूह बनाना, मास्टरमाइंड ग्रुप। जी। और सफल लोगों के अनुभवों से सीखना। और पांचवा और शायद सबसे अहम, क्या? असफलता को अंत न मानना, उसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना, एक फीडबैक मानना। एक और दिलचस्प पहलू जो ये समीक्षा उजागर करती है वो है इस किताब की टाइमलेस रेलेवेंस, कालजयी प्रासंगिकता।
भाषा और शैली भले ही 1937 की हो, जो आज थोड़ी पुरानी लग सकती है। हाँ, थोड़ी औपचारिक हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन समीक्षा का मानना है कि इसके पीछे के सिद्धांत आज भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं और व्यवहारिक हैं। अच्छा। इसमें दिए गए उदाहरण फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, ये सब भले ही इतिहास के पात्र हों, लेकिन उनकी कहानियां और उनके द्वारा अपनाए गए सिद्धांत आज भी प्रेरणा देते हैं। समीक्षा शायद इसी बात पर जोर देती है कि सफलता के कुछ बुनियादी नियम होते हैं जो समय और तकनीक बदलने के साथ नहीं बदलते। फाउंडेशनल प्रिंसिपल। हाँ, मानसिकता की शक्ति तब भी उतनी ही अहम थी जितनी आज है। हाँ, और ये समीक्षा ये भी स्पष्ट करती है कि यह ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। छात्रों और युवाओं के लिए जो अपने करियर और जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और एक मजबूत नींव रखना चाहते हैं। जी, उनके लिए बहुत उपयोगी। व्यवसायियों और उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अपने विचारों को बड़े बिजनेस में बदलना चाहते हैं। और सच कहें तो इस विश्लेषण के अनुसार ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना चाहता है, उसे सकारात्मक दिशा देकर जीवन में कुछ बड़ा, कुछ सार्थक हासिल करना चाहता है। ये सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक बताने वाली किताब नहीं है, जैसा कि शीर्षक से कभी-कभी लग सकता है। हाँ, टाइटल थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है। हाँ, बल्कि ये जीवन के हर पहलू में एक विजेता वाली मानसिकता विकसित करने का खाका पेश करती है। समीक्षक का अपना नजरिया इस रिव्यू में बिल्कुल साफ झलकता है। उनका मानना है कि किताब का असली मूल्य डॉलर या रुपए कमाने के नुस्खे बताने में नहीं है, बल्कि सोच को समृद्ध यानी रिच बनाने में है। ये बाहरी दौलत से पहले आंतरिक दौलत पर जोर देती है, जैसे आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, सकारात्मकता। पहले इनका निर्माण जरूरी है। सही बात है, अंदरूनी समृद्धि। जी। समीक्षक का ये दृढ़ विश्वास है, जैसा कि रिव्यू से पता चलता है, कि अगर कोई इन 13 सिद्धांतों को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि गहराई से समझे और ईमानदारी से अपने जीवन में लागू करें, तो ये उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। शायद इसलिए समीक्षा इसे बिना किसी हिचके पूरी 5 स्टार रेटिंग देती है। पूरे रेटिंग? हाँ, इसे महज एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन भर का निवेश कहा गया है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। खासकर उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत विकास, सेल्फ ग्रोथ और सफलता के रास्ते पर गंभीरता से चलना चाहते हैं। ये एक गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक रोड मैप की तरह काम कर सकती है, ऐसा इस समीक्षा का मानना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, जैसा कि हमें इस विस्तृत हिंदी रिव्यू से पता चला, इस एक शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमती है। और वो विचार क्या है? कि हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारी कल्पना और हमारी भावनाएं, यही हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत को आकार देती हैं। मन की शक्ति। हाँ, मन की शक्ति, खासकर जब हम दौलत, सफलता और उपलब्धि हासिल करने की बात करते हैं। ये मन की असीम शक्ति का एक गहरा और व्यावहारिक अन्वेषण प्रस्तुत करती है, जिसे इस समीक्षा ने आज के संदर्भ में परखा है। ये वाकई एक विचारोत्तेजक बिंदु पर हमें लाकर छोड़ता है। किताब और ये समीक्षा भी मुख्य रूप से व्यक्तिगत सफलता पर केंद्रित है ना? व्यक्तिगत समृद्धि पर। हाँ, ज्यादातर फोकस इंडिविजुअल पर है। सिद्धांत व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। सही। हमारी चुनौतियां भी सामूहिक हैं और अवसर भी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिस पे शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि क्या ये सिद्धांत जैसे तीव्र इच्छा, अटूट आस्था, संगठित योजना, मास्टरमाइंड समूह बनाना, डर पर विजय पाना, क्या इन्हें सिर्फ व्यक्तिगत लाभ से आगे बढ़कर सामूहिक भलाई के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, ये एक बेहतर समुदाय बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या यही मानसिक उपकरण हमें बड़ी सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में मदद कर सकते हैं,
ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस चर्चा के बाद मन में रह जाता है।